कार्यभार करते हैं। हमारे एसटी महामंडल के बहुत सारे हमारी जो यूनियन है वो बहुत दिन से उनका कुछ आंदोलन चल रहा था, उनका कुछ कहना था। उसको देखते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मैंने चर्चा की और चर्चा करके जो निर्णय लिया, क्योंकि जो महंगाई भत्ता जो है वो हमारे गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 58% मिलता है, मगर हमारे एसटी कर्मचारियों को 53% मिलता था। तो हमने वो निर्णय ले लिया कि उनको भी 58% मिलना चाहिए और उनकी जो थकबाकी थी करीबन 100 करोड़ के आसपास वो भी देने का निर्णय ले लिया। तो आज के बैठक में एसटी महामंडल के जो माध्यम से ये बैठक हुई, उसमें हमने कर्मचारियों को वो जो वार्षिक भत्ता देने का निर्णय है वो ले लिया। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो उनके सवाल थे वो तो कम हो गए, मगर जो भी बचे हुए प्रलंबित प्रश्न है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा करके हम आगे भी ले लेंगे। सर, ऑपरेशन टाइगर की बात जो है सामने आ रही है कि शिवसेना यूपी के जो 7 एमपीज हैं क्या आपके संपर्क में है इस समय? नहीं, देखिए हमारे ऑपरेशन टाइगर ये 365 दिन 24 घंटे चलते रहता है। सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से हमेशा ऑपरेशन टाइगर का नाम तो हम लोग सुनते हैं, मगर हमारे हिसाब से ऑपरेशन टाइगर पूरा 365 दिन और 24 घंटे रहता है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता अन्य पार्टी का रहता है जिसके ऊपर अन्याय होता है उसको न्याय नहीं मिलता है, उनका एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर और शिवसेना पार्टी के ऊपर विश्वास होता है। बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को मानते हुए वो अगर हमारे पार्टी में आता है तो एक सामान्य जो कार्यकर्ता है उसको भी हम टाइगर के स्वरूप उसको देखते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से ऑपरेशन टाइगर जो है वो 24 घंटा 365 दिन चालू होता है। इस समय 7 एमपी संपर्क में है मतलब? अभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कुछ होता नहीं, राज्य में कुछ ना कुछ, केंद्र में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, मगर ऑपरेशन टाइगर सिर्फ एमपी एमएलए या महापौर और नगराध्यक्ष करके नहीं है। हमारे हिसाब से आम कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में लेना ऑपरेशन टाइगर ही हम कहते हैं। ओला, उबर और रैपिडो की शिकायतें इन दिनों काफी ज्यादा आ रही है। ओला, उबेर और रैपिडो की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। बारंबार हमारे जो आरटीओ के अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको फाइन लगा रहे हैं, मगर फिर भी कुछ गलत तरीके से अगर उनका कारोबार होता रहेगा तो मैंने मेरे जो कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज ही सुबह हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने ट्वीट किया था कि जो भी ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर्स है वो प्रवासियों से 100 रुपये 150 रुपये टिप मांगते हैं, तो ये गलत है। ऐसी कार्रवाई अगर होती रहेगी तो ओला, उबर, रैपिडो के ऊपर भी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मगर फिलहाल तो हम जो भी हमारे जो कंप्लेंटेंट है उनको दखल देते हुए ऐसे टिप लेने वाले सभी ड्राइवर्स के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना मैंने दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में एक बैठक ली थी और बैठक लेने के बाद ऐसा पता चला कि करीबन 80 से 90 हज़ार जो बाइक टैक्सी है वो रास्ते में उपरी है और खासकर ये ओला, उबर, रैपिडो को ही सबसे ज़्यादा ये बाइक टैक्सीज है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। मगर फिर भी हमारी जो मेट्रो है, हमारी जो रेलवे है, हमारी जो एसटी है, जो बस है, वो जो साधन है वो हमारे प्रवासियों को एमएमआर क्षेत्र में कम गिर रहे, इसलिए ये आधार लेते हुए वो बाइक टैक्सियाँ रास्ते पे उतर रही है। अगर हम तुरंत सभी बाइक टैक्सियाँ बंद करेंगे तो प्रवासियों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हम कुछ ना कुछ डिसीजन उसके ऊपर ले रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी हमने कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा था तो सिर्फ ई बाइक टैक्सी को परमिशन दे दी थी। अगर उनको परमिशन देना है या एक्सटेंशन देना है तो फिर हमको कैबिनेट में जाना पड़ेगा और कैबिनेट की परमिशन लेके उनको परमिशन देना पड़ेगा। मगर फिलहाल तो अभी जो भी बाइक टैक्सियाँ रास्ते पे चल रही है वो इलीगल है और हमारे लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी को सरपास कर चुके हैं और अब उनकी और नेहरू जी की तुलना नहीं हो सकती, दोनों की। देखिए, ये बात तो गलत है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनके जगह पे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके जगह पे थे। आज 4400 दिन, ये बराबर 12 सालों से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान पद पे अगर है तो उन्होंने उनका विक्रम तोड़ा और वो आगे जा रहे हैं, ऐसा वो कहा है।
ना कि पंडित नेहरू जी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रही है। उनकी विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, और ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको खाली शुभकामनाएं देने के लिए वो तुलना अगर हो रही है तो उसमें गलत नहीं है। संजय राउत जी कह रहे थे, कल उनका कहना है कि कांग्रेस को अगर फिर से बड़ा करना है तो जो तमाम छोटी मोटी पार्टियां हैं उन्हें विलीन हो जाना चाहिए कांग्रेस में। तो अच्छी बात है, शिवसेना उबाटा जो है वो अगर कांग्रेस में विलीन होती रहेगी तो मैं संजय राउत साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस में विलीन होने के बाद में कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस की जो विचारधारा है उस माध्यम से संजय राउत साहब को रोज सुबह 9:30 बजे पत्रकारों के सामने आना होगा। मी आव्हान केलेलं, आता तो त्यांचा निर्णय आहे। काय काय संजय राऊतांनी असं म्हटलं जर काँग्रेस मोठी करायची असेल तर नाही, संजय राऊत साहेबांनी जर तशी सूचना केलेली असेल सगळ्या छोट्या मोठ्या पक्षांना, तर मला असं वाटतं की त्यांनी सर्वप्रथम त्यांचा पक्ष जो आहे उबाटा शिवसेना पक्ष हा त्यांनी काँग्रेसमध्ये विलीन करायला हवा, आणि त्यानंतरच राज्यातील आणि देशातील दुसरेही पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होतील। परंतु महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संजय राऊत साहेबांना रोज सकाळी ज्या पद्धतीनं मीडियासमोर जावं लागतं, तर त्यांना विचारधारा बदलावी लागेल, त्यांना काँग्रेसच्या विचारधारेनुसार पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागतील आणि त्यानुसारच त्यांना बोलावं लागतील। त्यामुळे मी त्यांच्या सूचनेचं स्वागत करतो। जर काँग्रेसच्या विचारधारेशी ते सहमत असतील तर त्यांनी निश्चितपणे स्वतःचा पक्ष आधी त्या पक्षामध्ये विलीन करून नंतर दुसऱ्यांना आवाहन करणं योग्य होईल।